गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नए नए प्रकार के वीडियो हो सके। यदि आपकी भाई बहन या किसी भी विद्यार्थी ने अभी 10वीं पास की है और वह स्टूडेंट्स यदि साइंस संकाय विज्ञान वर्ग के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में विज्ञान वर्ग के अंतर्गत बायोलॉजी, जीव विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित एवं एग्रीकल्चर साइंस यानी कृषि विज्ञान से संबंधित संकाय में संचालित हो रहा है। तो आप अपना एडमिशन एग्रीकल्चर साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इत्यादि सब्जेक्ट में करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। पहले अपना लेसन चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। और फसल उत्पादन में अपने अनाज वाली फसलों से संबंधित इसकी अनाज उत्पादक फसलों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं दलहनी फसलें यानी कि जिससे हमें दालें प्राप्त होती है। उसमें अपन ने मूंग और उड़द की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन कर चुके थे। उसके लिए हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो महत्व तो ये है कि दलहनी फसलें हैं तो ये खाद्यान्न के रूप में जो दालें जितनी भी प्राप्त होती हैं तो इस दाल का एक प्राकृतिक स्रोत है। और दूसरा इसमें प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व, हमारे भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन। इस प्रोटीन की पूर्ति को भी कर देता है। आज अपन मोठ की वैज्ञानिक खेती के बारे में आपको बताएंगे जिसका वैज्ञानिक नाम है विग्ना एकोनिटिफोलिया और इसका बिल्कुल रहेगा आपका हेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल। अब अपन बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस या महत्व की कि मोठ का हमारे दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रहता है। मोठ एक खरीफ ऋतु की दलहनी फसल है और ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसकी हरी जो फलियां होती हैं उस हरी फलियों की सब्जी एक पौष्टिक आहार के रूप में अच्छी बनती है। और सूखा चारा है वो पशु इनका खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें 18 से 22-25% तक प्रोटीन की कंटेंट मात्रा है वो इसमें देखी जाती है। और एक आप मार्केट से खरीदते हो कि बीकानेरी भुजिया देना भाई साहब, तो वो बीकानेरी भुजियों का एक अलग ही स्वाद माना जाता है। ठीक है, बीकानेरी जो भुजिया आती है आपकी उनका अलग ही स्वाद है। उन अलग स्वाद होने का कारण क्या है, ये मोठ, कि इस मोठ के कारण उस बीकानेरी भुजिया को बनाया जाता है। इसके कारण वो बीकानेरी भुजिया है वो देश विदेश में प्रसिद्ध मानी जाती है। मोठ की दाल या दाल से बनी बड़ी तो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये राजस्थान के चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे जिलों में सामान्यतः उगाया जाता है। इसकी जलवायु मोठ एक गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता रहती है। सूखा सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इस कारण जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर भी आप इस फसल को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। और मोठ की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। ये है इसका क्लाइमेट।
अगला है मृदा, मिट्टी किस प्रकार की चाहिए, बलुई दोमट या दोमट मृदा होती है तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी आप कैसे करेंगे, भूमि की तैयारी, मोठ की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पर लगने वाले हल से या फिर आप हैरो की सहायता से कर सकते हैं। फिर एक क्रॉस जुताई हैरो से और एक जुताई कल्टीवेटर की सहायता से करके पाटा लगाकर भूमि का समतलीकरण कर लेते हैं और फिर उसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। अब बुआई करनी है तो बुआई में अपन मोठ के बीज का उपयोग करते हैं, तो उसमें आप कौन सी उन्नतशील किस्मों वाले बीजों का प्रयोग करोगे कि आपको उत्पादन है वो अच्छा मिले। तो इनके लिए उन्नतशील किस्में हैं वो है आपकी RMO 40, RMO 225 जिसका नाम है मरु वरदान, काजरी मोठ 1 और काजरी मोठ 3, यानी कि ये काजरी है सेंट्रल एराइड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, बता देता है आपको CAZRI, ये है काजरी, ठीक है। और अपना कौन सा संभाग मिलता है, जोधपुर संभाग मिलता है, ठीक है। तो इस काजरी का एक रीजनल सेंटर है जिसको कहते हैं RE, रीजनल सेंटर। अपना रीजनल सेंटर काजरी का है जोधपुर संभाग, जोधपुर में। तो सेंट्रल एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाली फसलें और उन फसलों से संबंधित रिसर्च का जो काम हो रहा है और उनके द्वारा जो नई उन्नतशील किस्में विकसित की जाती है तो वो है इस संबंधित एक संस्था का नाम होता है काजरी। तो काजरी के द्वारा तैयार की गई मोठ की 2 किस्में, काजरी 3 और काजरी 1 नंबर। तो सेंट्रल एरिड जोन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर HQ का मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका वो है नई दिल्ली में। और अपने जोधपुर में इसका एक रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है। तो वो भी कुछ प्रकार की प्लांट ब्रीडिंग का कार्य, पादप प्रजनन का कार्य करके, इसके अतिरिक्त जनन द्रव्य के संरक्षण का काम करके और हाइब्रिड लाइन, जो संकर लाइन तैयार की जाती है, उस लाइनों को तैयार करते हुए नए नए प्रकार की उन्नतशील किस्मों को विकसित करने का कार्य संपादित किया जाता है। तो ये उन्नतशील किस्में की बात आई तो मैंने आपको बता दिया कि काजरी है वो क्या है। तो काजरी मोठ 1 नंबर, काजरी मोठ नंबर 3 नंबर, RMO 257, RMO 423, RMO 435 जिसको मरु बहार कहते हैं, विकास, ज्वाला और जड़िया जैसी उन्नतशील किस्में आप अपने खेत में बो सकते हैं। कितनी प्रति हेक्टर की दर से आपको कितने बीज लेने हैं और उस बीजों को किससे उपचारित करना है। तो मोठ की अच्छी फसल के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से लें और मिश्रित फसल के लिए आप शुद्ध अकेली खेत में मोठ बोएं तो 10 किलोग्राम बीज लेने प्रति हेक्टर की दर से। और मिश्रित फसल का मतलब है मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मोठ को आप किसी दूसरी फसल के साथ यदि क्या करते हैं, मिक्स में बोते हैं तो वो हो जाएगी मिश्रित फसल। और मिश्रित फसल के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत में इसको बुआई करनी होती है। बीजों का उपचार, आप बीज की बुआई से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पानी की घोल में 1 घंटे तक भिगोने के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बीजों को बोने से पूर्व पानी में भिगो करके रखें। उसके 1 घंटे के बाद आप कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, कैप्टान दवाई की सहायता से। और उन्हीं के साथ बुआई से पहले 0.5 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी घोल में या 5 ग्राम थायो यूरिया प्लस 1 ml DMSO
प्रति 10 लीटर पानी में राइजोबियम कल्चर से मूंग की तरह बीजों का उपचार करके फिर खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये बीजों के उपचार का कार्यक्रम या ऐसा काम क्यों किया जाता है? क्योंकि बीज अंकुरण के समय इसका अंकुरण जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरी बात, कोई इंसेक्ट या पेस्ट हैं, ठीक है, या कवक हैं, तो इनमें कोई किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, इत्यादि प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए ये काम किया जाता है। अगला है बुआई का समय और विधि। अभी आपको बताया था कि मोट एक खरीफ ऋतु की दलहनी फसल है और खरीफ ऋतु की जितनी भी फसलें हैं इसकी बुआई 15 जून से लेकर के 15 जुलाई या पूरा जुलाई महीना तक आप कभी भी इसकी बुआई है वो कर सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई तक है वो आपको बुआई कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बुआई का समय है कि मोट की बुआई मानसून की वर्षा होने से लेकर के 15 अगस्त तक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जुलाई में यदि आप करते हैं तो फसल का वृद्धि और विकास भी अच्छा होता है, फलियां भी इसमें अच्छी लगती है और फसल पंचेती में नहीं गिरी, ताकि आप रबी की फसल भी सफलतापूर्वक ले सकते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे। क्योंकि जब ये मोट है वृद्धि और विकास करती है तो भूमि के ऊपर समानांतर रूप से क्या करती है, फैलने के कारण इसको इतनी दूरी पर रखना चाहिए। खाद और उर्वरक कितना देना चाहिए? दलहनी फसल है तो ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फॉस्फोरस है वो आप प्रति हेक्टर की दर से खेत में दे देने से फायदा होता है। सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की वैसे आवश्यकता नहीं होती है। यदि बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो आप 1 या 2 सिंचाई है वो जरूर कर लें। जब इसमें पुष्पावस्था और फलियां में दाना भर रहा हो उस समय इसकी सिंचाई आप जरूर कर लें तो आपको फायदा होता है। उसके बाद आता है खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं? मोट की फसल 30 दिन की होने पर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, यानी कि 30 दिन हो जाते हैं तब तक है वो आपको इसकी निराई गुड़ाई का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। और इसके अलावा आप रासायनिक नियंत्रण के रूप में 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरेलिन, 1 किलोग्राम 1 kg फ्लूक्लोरेलिन 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करने से आपको फायदा होता है। तो मोट के अंदर जितनी भी प्रकार की खरपतवार उगती है उसका नियंत्रण है वो हो जाता है। कौन सी दवाई लेंगे? 1 किलोग्राम फ्लूक्लोरेलिन 1000 लीटर पानी में इसका क्या बनाओगे आप? घोल बनाओगे। पादप का संरक्षण, ठीक जिस प्रकार से आपने मूंग की फसल में पादप संरक्षण के लिए जितने भी उपाय अपनाए थे ऐसे कैसे उपाय इसमें भी अपनाने हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन दलहनी फसलों के लिए आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले मूंग की खेती का अध्ययन याद करना है और मूंग की खेती में भी विशेष करके उनका पादप संरक्षण क्योंकि मूंग के अंदर जो पादप संरक्षण के लिए रसायन काम में लिए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी प्रकार की दलहनी फसलों में उन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इनका आप थोड़ा ध्यान रखें। इसमें भी वही खरीफ की फसल है तो इसमें कातरा कीट का एक प्रकोप होता है, दूसरा चित्ती जीवाणु रोग, पीत सीरा मोजेक, सूखा जड़ गलन रोग। इसके अतिरिक्त इसमें आप इन बीमारियों से बचने के लिए जिस प्रकार से मूंग की फसल के लिए आप जिस प्रकार से पादप संरक्षण का कार्यक्रम अपनाते हैं ठीक उसी प्रकार का आपको रसायनों का प्रयोग करना है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग अक्टूबर एवं नवंबर के प्रथम सप्ताह तक ये फसल पक कर के
तैयार हो जाती है। और जब फलियाँ फसल पकने पर भूरी हो जाती है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, तब वो इसका संकेत है कि फसल पक करके क्या हो गई है, तैयार हो गई। तो उस समय आप फसल की हार्वेस्टिंग या कटाई कर लें और सूखने के बाद थ्रेशर की सहायता से उस फलियों से दाना अलग निकाल लें। यदि आपने मोट की वैज्ञानिक तरीके से उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करते हुए सही समय पर बुआई और सही समय पर सिंचाई का कार्यक्रम अपनाया है तो आपको 6 से 8 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर की दर से उपलब्ध हो जाएगा और 8 से 10 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टर की दर से आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, ये थी मोट की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन। प्रश्न आता है, मोट की वैज्ञानिक खेती का वर्णन दिए गए शीर्षकों के आधार पर कीजिए, अथवा मोट के वैज्ञानिक खेती का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए जिसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, महत्व पूछ लिया पहला, दूसरा इसने पूछ ली उन्नतशील किस्में, तीसरा पूछ लिया सिंचाई और चौथा पूछ लिया पादप संरक्षण। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रत्येक ऑप्शन आपके 1 नंबर का होता है और इस प्रकार से ये आपके 4 नंबर का एक प्रश्न बन करके तैयार हो जाता है। तो ये था मोट की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अभी खरीफ की ऋतु की फसल है तो आप मोट के प्लांट कहीं खेतों में आपको देखने को मिल जाएंगे। मूंग है, तिल है, बाजरा है, ज्वार है, ये फसलें अभी खेतों में लहरा रही हैं। तो आप उस फसल का समय समय पर अवलोकन करते रहें, किस समय कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन से कीटों का उनके ऊपर प्रकोप होता है। तो ये भी चलते लॉकडाउन के कारण 31 अगस्त तक वैसे स्कूलें खुलने वाली हैं, नहीं तो आप अपने खेत पर दूसरे किसी के खेत पर जा कर के उस फसल में किस प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसा उनका पौधा होता है, क्या उनकी विशेषता है, किस प्रकार की पर्ण पाई जाती है, कितना बड़ा पौधा होता है, कैसे इसमें पुष्प लगते हैं, उनका पुष्प क्रम क्या है, फलियां बनती हैं, स्पाइक बनता है, दाना कैसे लगता है, जैसी समस्त अवस्थाएं हैं वो आप एट ए टाइम अभी देखने का सुंदर अवसर है, इस समय आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।